हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम एसएस फिजिक्स से श्रवण शर्मा। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, कूलम्ब साहब ने दो नियम को दिए थे, एक मैग्नेटोस्टैटिक्स में और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। ये आपका और बोर्ड के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये 5 नंबर में आते रहता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान से समझना होगा, आखिर में जानना होगा कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और किस तरह से होता है। मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरह से कोशिश करूंगा समझाने की, और हर तरह से इससे आपका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलने वाला होगा उसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको यह समझ में आ सके और बोर्ड में आप इसको लिख कर आ सके। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, ये मैंने लिखा हूं कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, कूलम्ब्स लॉ ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बताया, और वो फोर्स जो होगा वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है इस चीज को बताया। वो फोर्स किसके अलोंग लगेगा इस चीज के बारे में उसने बताया। और ये कूलम्ब्स फोर्स कब लगेगा कब नहीं लगेगा इसके बारे में बताएं उन्होंने। बात समझ आया? तो आपको मैं बताता हूं कि जो कूलम्ब्स लॉ जो होता है ना, वो दो चार्ज के बीच में लगता है। लेकिन ध्यान से समझना, दोनों चार्ज स्टेशनरी होना चाहिए। यानी कि दो जो चार्ज होगा, फर्स्ट चार्ज एंड सेकेंड चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज की मैं बात कर रहा हूं, वो चार्ज आपके रेस्ट में होनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि एक चार्ज रेस्ट में हो और एक चार्ज मोशन में हो। तो क्या सर ये कूलम्ब्स लॉ यहां लगेगा? जी हाँ, यहां वैलिड होगा। लेकिन हाँ, एक आपके डिफिनिट डिस्टेंस तक ही हो सकता है। अगर एक चार्ज को मैं यहां पर रेस्ट में रखूं, सपोज दैट ये चार्ज पार्टिकल से है ना, कोई एक चार्ज पार्टिकल से दूसरा चार्ज, ये अगर दोनों रेस्ट में है तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। अगर ये एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट में दूसरा मोशन करते रहे तो भी कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। लेकिन कब तक? जब तक कि इस चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट में था और जो मोशन कर रहा था चार्ज पार्टिकल, उससे काफी दूर ना चला जाए। अगर इतना डिस्टेंस हो जाएगा तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस होने से क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ पूरा तरह से जीरो हो जाएगा, पूरी तरह से जीरो हो जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड होता है दो ज्यादातर स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट में होते हैं। जैसे कि लिखें, देखो, दो चार्ज, मान लिया फर्स्ट चार्ज Q1 है और सेकेंड चार्ज Q2 है, और दोनों चार्ज के बीच में लगेगा फोर्स। सुनो, फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, ये कूलम्ब्स लॉ का। और ये डिपेंड करता है चार्ज पार्टिकल्स के नेचर पर। अगर दो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स दोनों पॉजिटिव नेचर का हो, सेम नेचर का हो, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव हो, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होती है। कैसी होती है? रिपल्सिव। और अगर दो चार्ज पार्टिकल्स अपोजिट नेचर का हो, दैट मींस एक माइनस में दूसरा प्लस में, तो इस केसेस में लगने वाला फोर्स आपका अट्रैक्टिव होते हैं। तो कहां ने कूलम्ब्स लॉ कि दो चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट में होते हैं, कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स जो रेस्ट में होते हैं, उसके बीच में लगने वाला रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स जो होते हैं, वो आपके दो चीज पर ज्यादातर डिपेंड करता है। पहला कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स की जो मैग्नीट्यूड है, कितना चार्ज है, उस चार्ज मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इस बात पर भी डिपेंड करता है कि दोनों चार्ज पार्टिकल को कितने डिस्टेंस पर रखा गया। उसने कहा कि अगर चार्ज पार्टिकल्स को, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस अगर है तो उस डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन लेकिन कैसा डिपेंड करेगा? इनवर्सली। यानी कि अगर दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच की दूरी को अगर आप बढ़ा देते हैं तो याद रखिएगा, इस दोनों के बीच में लगने वाला डिस्टेंस, सॉरी, लगने वाला फोर्स कम जाता है। यानी कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो, मैं वही लिखा हूं पूरी तरह से, लाइन याद कर लेना आपको। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन एनी टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहली बात मैं लिखा हूं स्टेटमेंट, इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। यानी कि दोनों चार्जेस के, देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखो यहां पर लिखूंगा दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, मैंने एफ ही कंसीडर कर रखा हूं, वो जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। ये आपका इक्वेशन हो गया फर्स्ट, बात इसमें आया। चलिए, दूसरा आपका कि दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, वही एफ ही, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। बात समझ में आया? इस तरह की, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। और दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो कंबाइन करने से एक साथ लिख सकते हैं हम यहां पर एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2 का प्रोडक्ट और अपॉन में आर स्क्वायर। जब यहां से हम इसको, इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे के कहते हैं, और इस तरह से के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर एक नया इक्वेशन बन जाता है जो कूलम्ब्स का इक्वेशन होता है। बात समझ में आया? और इस के को कहा जाता है, ठीक है ना, इस के को कहा जाता है कोलोम्बियन कांस्टेंट। कोलोम्बियन कांस्टेंट, कोलोम्बियन कांस्टेंट इसे आप बोल सकते हो, या फिर आप इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट भी बोल सकते हो, या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी। कोलोम्बियन कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, कोलम्बियन कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
कांस्टेंट भी बोल सकते हो। किसको? के को। बातें समझ में आया? और ये के की जो वैल्यू होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। अलग अलग मीडियम के लिए ये कूलम्ब की कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। हाँ, अगर आपकी स्पेशल बात की जाए एयर के लिए, तो यहां पर स्पेशल मैं करता हूं एयर या फिर वैक्यूम मीडियम। ध्यान रखना, रिपीट कर रहा हूं, एयर या फिर वैक्यूम मीडियम की बात करेगा तो के बराबर आपको लिखना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्यों सर? ये क्या चीज है सर? एप्सिलॉन नॉट जैसे हर मीडियम की अपनी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है ना? तो ये एप्सिलॉन नॉट को हम पूरा, इसको नाम है इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से कहा गया। रिपीट कर रहे हैं, इसको नोट्स कर लेना। इसको क्या कहते हैं सुन लो ध्यान से। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, मैं लिख ही देता हूं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बाबू रे इलेक्ट्रिकल। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसे हम लोग बोल चाल की भाषा में एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, है ना? इसका पूरा नाम हुआ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, लेकिन बोल चाल की भाषा में से क्या कहते हैं हम लोग? एप्सिलॉन नॉट। सुन लो ध्यान से, इसकी वैल्यू भी होता है बाबू रे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होता है सर? ये होता क्या? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, ऐसे मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये किसी भी मीडियम की वो खास किस्म की प्रॉपर्टी होता है ना, जो अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने की परमिशन देता है। हर मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड को पासेस थ्रू नहीं किया जा सकता है। हाँ, किसी में ज्यादा किसी में कम हो सकता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पासेस थ्रू हो सकता है ना? तो ये एप्सिलॉन नॉट वो चीज है जो अलाउ करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस मीडियम में कितना चार्ज, वो है ये, है ना? इस पर डिपेंड करता। चलिए, अब इसकी कुछ वैल्यू होती है बाबू। इसकी जो वैल्यू होती है वो आपका होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी को बोल सकते हैं फराड पर मीटर। दो मात्रक होते हैं इसकी एप्सिलॉन नॉट की, है ना? इसको याद रखना पड़ेगा, बहुत है इंपॉर्टेंट। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए 100% करो आने वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बारे में याद रखिएगा। मात्रक के साथ साथ इसका आपको याद रखना क्या? वैल्यू भी। इसकी दो मात्रक होती है और आपकी एक वैल्यू याद रखना, ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूरा का पूरा यहाँ पर पुट कर देते हो तो 4 और पाई की वैल्यू 22/7, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूरा रखोगे तो पूरा सोल्यूशन करने से लगभग आपके आने आता है 9 गुने 10 के पावर 9। 9 गुने 10 के पावर 9 आता है। इसकी एक वैल्यू आता है, कांस्टेंट वैल्यू आता है। बात समझ में आया? एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। पूरी इसको पूरा तुम सोल्व करोगे तब कितना, इसका मात्रक बन जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ध्यान रखना, ये पूरा के की वैल्यू इतना होता है, इसको के की वैल्यू बोलते हैं, ठीक है? इसको के की वैल्यू कैसे निकलता है? 4 है, पाई की जगह 22/7 रख दोगे। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने बता दिया, पूरा सोल्व करोगे तो लगभग 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये मात्रक के साथ आया, ठीक है? तो यहां पर आपको पॉइंट क्या रखना याद कि के को कहते क्या है? तो के को कहते हैं यहां पर ही कोलम्बियन कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, जो कि प्रोपोर्शनल को हटाने से आता है, ठीक है? और यहां पर के को एयर या वैक्यूम के लिए लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। रिपीट, वैक्यूम या एयर के लिए लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर या फराड पर मीटर होता है। क्लियर? चलिए, अब यहां पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब पुट करते हैं तो पूरा ये निकल के ये आता है। यानी कि अगर आपसे एग्जाम पूछेगा कि कोलम्बियन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होता है, तो 9 गुने 10 के पावर 9। तो यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, एफ ई बराबर के की जगह ना आप ये भी लिख सकते हो जब एयर की बात किया जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 पॉइंट वाला गुना देते हैं अपॉन में R स्क्वायर। ये आप लिख सकते हो कब? जब दो चार्ज पार्टिकल्स को एयर में रखा हो तब, एयर या फिर वैक्यूम। बातें समझ में आया? नहीं तो फिर इक्वेशन बदल जाएगा। क्या होगा मैं बता देता हूं, इसलिए मैंने यहाँ कंसीडर डेट में लिख दिया हूं कि पहला चार्ज दूसरा चार्ज, दो पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब छोटा चार्ज है जो सेपरेटेड है, एक दूसरे से अलग है r डिस्टेंस पर, और प्रेजेंट कहां पर है? हवा में। मैं यहाँ हवा स्पेशल लिख रखा हूं, इसलिए मैंने यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिखा, और हवा नहीं रहेगा, कोई और रहेगा तो कुछ और होगा। क्या होगा मैं जस्ट बताता हूं। ये दोनों रेस्ट में चार्ज पार्टिकल, तब वो दोनों के बीच में एक फोर्स रखता है Fe, जिसे हमें डेरिवेशन करना, एक्सप्रेशन निकालना। ये है कूलम्ब्स लॉ, जो आपको एग्जाम में आएगा, इतना करना है आपको, ये एयर के लिए। लेकिन अगर बात की जाए किसी एक खास किस्म की मीडियम के लिए, फॉर एनी मीडियम जो कि आपका एयर ना हो या वैक्यूम ना हो, फॉर एनी मीडियम, अगर दो चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में हो, जैसे वाटर में हो, माइका में हो, ठीक है ना, ग्लास में रख दिया गया, तो चार्ज पार्टिकल को चिपका करता है, फोर्स कितना लगेगा? तो उस कंडीशन में यहां पर ना के बदल जाएगा, बस खाली के बदलेगा, कोलम्बियन कांस्टेंट बदल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब चीज वही रहेगा, खाली 1/4 पाई, और एप्सिलॉन नॉट की जगह यहाँ एप्सिलॉन एम हो जाएगा डियर, समझ? यानी मीडियम की एप्सिलॉन एम की वैल्यू। अब अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलॉन एम की वैल्यू अलग अलग होती है, आप उसे निकाल भी सकते हो। जैसे अगर दो चार्ज पार्टिकल को हमने रख दिया कहा वाटर में, तो वाटर के रखना पड़ेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वाटर मीडियम का रखना पड़ेगा।
लेकिन यहां पर हवा या वैक्यूम था, इसलिए यहां पर नॉट स्पेशल है। नॉट क्यों दिया जाता है? देखो नॉट ना बाबू होता नहीं है, इसे दिखाने के लिए लोग दे देते हैं कि नॉट का मतलब ये होता है ना, ये स्पेशल है। स्पेशल यानी हवा या वैक्यूम के लिए नॉट लिखा गया। आप इसे नॉट ना लिखकर यहां पर आप एयर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एयर भी लिख सकते हो। लेकिन नहीं, जब स्पेशल लोग बोल ही दिया कि नॉट का मतलब भी एयर है होता है या वैक्यूम, तो नॉट भी लिख दो ना, बात सुना है। लेकिन अगर किसी मीडियम की बात की जाएगा हवा या फिर वैक्यूम को छोड़कर, तो आपको एप्सिलॉन एम लिखना पड़ेगा, जो कि अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है ना। अगर बात किया जाएगा, अगर हवा की बात किया जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट भी हो जाएगा यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू तो मैंने आपको बता दिया गया। लेकिन अगर यहाँ पर किसी वाटर का पूछे तो वाटर का आप निकाल सकते हो। सर कैसे निकालेंगे? तो आगे आपको पढ़ना होगा कि किसी भी मीडियम की हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी निकाल सकते हैं। देखिए उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो अगर किसी भी मीडियम के निकालना चाहते हो, जैसे में आपको वाटर का निकालना है, तो वाटर का अगर निकालना है तो यहाँ पर वाटर का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी लिखोगे और वाटर के लिखोगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको होता है 80 और गुने कर देना क्या? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो अगर इसको आपको गुना कर देते हैं तो बाबू ये आपका निकल जाता है वाटर की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वाटर, ये निकल जाता है, यहाँ पे पुट कर देना। खैर इसी तरह से आप सबको भी निकाल सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन ए गुने Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा? एक फोर्स की फॉर्मूला हो जाएगी। कब? जब कोई मीडियम हो तब एप्सिलॉन ए हो जाएगा। लेकिन अगर एयर होगा तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। स्पेशल ये एयर के लिए बात है बाबू, याद रख लो। अगर वेक्टर फॉर्म में बोलता है तो वेक्टर फॉर्म में भी इसे लिख सकते हो, बड़ा आसान है वेक्टर फॉर्म में लिखना। देखो ध्यान से देखना, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, और दोनों सेम नेचर का, एक दूसरे के रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और रिपल्सिव फोर्स लगाएगा यानी ये इसको धक्का देगा और ये इसको धक्का देगा, यानी कि Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला चार्ज इस डायरेक्शन में होगा, जिसे लिखा जाएगा F21। इसका मतलब होता है बाबू कि एक के द्वारा दूसरे पर लगने वाला चार्ज, असल फोर्स, यानी कि द फोर्स एक्ट बाई फर्स्ट चार्ज ऑन सेकेंड चार्ज, और इसको पर लिखेंगे 1 चार्ज पर सेकेंड के द्वारा लगाएगा इस डायरेक्शन में, 1 पर सेकेंड के द्वारा लगाएगा इस डायरेक्शन में, जिसे लिखा जाएगा 1 पर सेकेंड के द्वारा F12। जो लास्ट में रहता है ना उसके द्वारा, और जो शुरू में रहता है उस पर लगता है। क्लियर हुआ? तो यहां से आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो इस तरह से, F12 बराबर 1/4 पाई, मैं यहां पर इसका इस्तेमाल करता हूं, मैं एयर की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो डायरेक्ट के लिख देता हूं, ओके एयर के लिए बात रहेगा, ठीक है। यहां पे लिखूंगा Q1 Q2 और बाबू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अगर आप देखो ध्यान समझना, अगर आप निकालना चाहते हैं F12 यानी कि सेकेंड के द्वारा दूसरे, पहले पर सेकेंड के द्वारा दूसरे पर लगाया गया फोर्स, तो इस डायरेक्शन में, हाँ, यानी कि आपका डायरेक्शन क्या लोगे, डिस्टेंस का डायरेक्शन क्या होगा, 2 से 1 की तरफ, तो आपका डायरेक्शन यहाँ पर होगा 2 से 1 की तरफ, ये स्क्वायर हो जाएगा, बात समझ में आया। और यहाँ आपको देना पड़ेगा 2 से 1 कैप, डायरेक्शन शो करना है ना, तब ना वेक्टर फॉर्म कहलाएगा। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो कि Q1 Q2, और यहाँ पर सुनो ध्यान समझना, पकड़ना, ये वाला आपका R21 है। अब आप लोग को पता होगा कि R कैप बराबर होता है वेक्टर बटा उसकी मैग्नीट्यूड, ये एक फॉर्मूला होता है, वेक्टर में 11th क्लास में पढ़े होंगे, कैप बराबर होता है वेक्टर अपॉन उसकी मैग्नीट्यूड। तो अगर हम यहाँ पर ही ये कैप की जगह ये वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड लिख दे, यानी कि इसकी जगह लिख देंगे 21, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 21, और ये 21 इसके साथ गुना होकर हो जाएगा Q, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर Q21 और यहाँ आपका हो जाएगा R21 की वेक्टर, इस तरह से। तो ध्यान से समझना, कंफ्यूजन हो सकता है, किसी ने देखा भी नहीं होगा कि कूलम्ब्स लॉ में नीचे R की पावर Q भी होता है, लोग बोल देंगे कि R स्क्वायर होता है, यहाँ पर R क्यूब भी होता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में R क्यूब होता है, और कैसे होता है मैंने आपको बताया। तो कूलम्ब्स लॉ ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया यहाँ के अनुसार। हाँ, इसी प्रकार से आप 1 2 के निकाल दिए मैंने, सेकेंड के द्वारा पहला पैर, अब पहला के द्वारा सेकेंड पैर भी निकाल सकते हो। कैसे सर? तो वो भी देख लो, ध्यान से देखना, वेक्टर फॉर्म में निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान समझना। यहां पर लिख सकते हैं F21, तो इसको कैसे लिखोगे? तो बड़ा आसान है, लिखोगे K Q1 Q2 अपॉन में, देखो यहाँ पर R21 था, यानी कि 1 से 2 की डायरेक्शन में, यानी कि दूसरा के द्वारा पहला पर लग रहा था, तो डायरेक्शन चेंज हो गया था, तो यहाँ पर भी चेंज कर दो, 1 से 2 कर दो, 1 से 2 था तो 2 से 1, और 2 से 1 है तो 1 से 2, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा कैप। अगर इस कैप को हटाना चाहते हो, वेक्टर लिखना चाहते हो इस तरह से, तो नीचे हो जाएगा Q। बातें समझाया? कुछ आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा। बात क्लियर हुआ? तो ये था तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में, ये किसके फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में। अगर शॉर्ट वेक्टर फॉर्म में तुम लिख सकते हो, दम में शॉर्ट में लिख सकते हो डायरेक्ट FE बराबर वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट K Q1 Q2 अपॉन R Q R का, इस तरह से, है ना,
डायरेक्ट आर क्यू लिख दो, छोड़ दो 1 2 छोड़ दो, डायरेक्ट के क्यू 1 क्यू 2 अपॉन में लिख सकते हो नीचे आर क्यू और ऊपर आर वेक्टर। आप ये भी लिख सकते हो कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में। कूलम्ब्स लॉ जो लगता है ना बॉस, वो हमेशा दोनों पॉइंट चार्ज के सेंटर के अलोंग लगता है, इस बात को ध्यान में रखना। तो बस छोटी छोटी सी बातें मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश किया। अगर आपको ये अच्छा लगती है तो वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय। आपके सिर आपको लड़का पी लो। आपके सिर आपको लड़का पी ले।